कुछ महीने पहले इस गाड़ी को जब मैंने किया कि फर्स्ट ड्राइव पर बैंगलोर में चलाया था तो मुझे लगा था इसे खरीदने का बहुत ज़्यादा सेंस बनता है, लेकिन इसे एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर फैमिली के साथ ले जाने के बाद मुझे ऐसी बातें पता चली जिनसे मेरी आंखें खुल गई। तो चलो किया कारेंस क्लाविस की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी खूबियों के साथ। एक एमपीवी होने के बावजूद भी इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो ठीक ठाक है। इससे ऊपर के सेगमेंट की जो एमपीवीज हैं उनके साथ में भी इसको पार्क करो तो ये ज़्यादा सबड्यूड नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि ये एक मिनी वैन है तो इससे आप स्ट्रीट क्रेड एक्सपेक्ट मत करना, जिसका मतलब है जब आप सामने डिपर दोगे किसी को तो वो आपका रास्ता शायद खाली ना करे जैसा वो किसी एक बड़ी एसयूवी के लिए कर सकता है। ये बात मुझे रोड ट्रिप के दौरान पता नहीं लगी, बट ये मेरे को ऑब्वियसली पता है और आप सबको भी पता होगा अगर आपने इसका ब्रोशर देखा है कि इसके साथ आपको एटलीस्ट 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक टर्बो पेट्रोल और एक डीजल जो मेरे पास है। एंड बिलीव मी, ढेर सारे इंजन ऑप्शंस होना ना आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज हर गाड़ी में आजकल आपको इतने सारे इंजन ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। देखो, सिटीज़ और हाईवेज़ में इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी लाइट है, ये स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, इस गियर स्टिक के जो थ्रोज हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, एंड डीजल होने के बावजूद इसका जो क्लच है ठीक ठाक लाइट है, बहुत ज़्यादा भी लाइट नहीं है, तो इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये एक मोनोकॉक एमपीवी है जो फ्रंट व्हील ड्राइव भी है, तो कॉर्नर्स पर जो बॉडी रोल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपके साथ जो पैसेंजर्स थोड़े ज़्यादा वीक किस्म के हैं ना, जिनको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो इस गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ना फेस करें। और तो और इसका जो फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप है वो वैसे तो ठीक है, बट हिल्स में जाने में थोड़ी दिक्कत देता है। उसके बारे में मैं कॉन्स में बताऊंगा आपको। तो आपने वो टर्म सुनी होगी मिनी वैन मामा, और वो टर्म इस गाड़ी पर एक्चुअली में फिट होती है क्योंकि इस गाड़ी को इतना आसान है चलाना। और जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान डाल सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर ये सीट्स को 50-50 फोल्ड कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली वो फ्रंट रो में जो सीट्स हैं सेकंड रो तक, वहाँ तक भी आप इनको फोल्ड करके और ढेर सारी स्पेस बना सकते हो। मेरी रोड ट्रिप पर 2 6 फुटर्स भी यहाँ पर आराम से फिट हो गए। बस उनको थोड़ी अंडर थाई सपोर्ट की इशू थी, बट हेडरूम की कोई इशू नहीं थी। और तो और उनको यहाँ पर अपना डेडिकेटेड एसी वेंट भी मिलता है, एंड यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पर कप होल्डर्स, ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, एंड विंडोज़ जहाँ से आपको ज़्यादा घुटन महसूस नहीं होती है। और ये सेकंड रो भी काफ़ी अच्छी है, जबकि ये टॉप वेरिएंट नहीं है। यहाँ पर आपको ये मिलता है टेबल, यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए स्पेस, यहाँ पर एक कप होल्डर, यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए स्पेस, और थोड़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है। एंड इन सीट्स को आप चाहो तो आगे पीछे मूव भी कर सकते हो और रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली एट द कॉस्ट ऑफ द थर्ड रो पैसेंजर्स। और तो और यहाँ पर ये भी मिलता है प्राइवेसी के लिए सन ब्लाइंड, एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस सिर्फ आगे ही नहीं, यहाँ पर भी है। देखो कितने बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस है, यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। तो इस गाड़ी में एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस एंड ह्यूमन स्पेसेस हैं। फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में बैठने वाले वो लोग जिन्होंने भले ही वो 20-25 लाख रुपए की ही गाड़ियाँ खुद चलाते हैं, वो काफ़ी वाउड फील करते हैं, बिकॉज इसका जो लेआउट वगैरह है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और तो और इसमें रात में जब ये एम्बिएंट लाइटिंग की ये स्ट्रिप जलती है तो थोड़ी और प्रीमियम फील आ जाती है। और ये जो 12.3 इंच की नई स्क्रीन्स वगैरह हैं, इनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको ये जो टच पैनल मिलता है, ये एक और थोड़ा वाव फैक्टर ऐड कर देता है। थोड़ा गिमिकी है क्योंकि ये थोड़ा इशू क्रिएट करता है जब आपको इसके बीच में साइकिल थ्रू करना हो, क्योंकि अब मैंने बटन दबा दिया तो ये आपका ऑडियो कंट्रोल बना देगा, अब ये बटन दबा दिया तो आपके एसी कंट्रोल्स हैंडल कर लेगा। तो वो थोड़ा ना डिफिकल्ट होता है जब आप गाड़ी ड्राइव करते हुए इनको एडजस्ट कर रहे हो। इसकी स्टार्टिंग प्राइस भी काफ़ी कम है, एंड फॉर दैट मनी ये गाड़ी काफ़ी सेंसिबल लगती है, स्पेशली बजट बायर्स के लिए, क्योंकि ये एक्सेल 6 से भी सस्ती है और उस सेम प्राइस में आपको सिर्फ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ही मिल सकती है। अब ये है डीजल वेरिएंट का टॉप वेरिएंट यानी HTX, जिसमें आपको ढेर सारी फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये आपको HTX प्लस के साथ नहीं मिलता। तो आपका जो सनरूफ है वो छोटा रहता है, ये जो सीट्स हैं इनमें वेंटिलेशन फंक्शन नहीं मिलता है, और इनको एडजस्ट करने के लिए भी आपको ये लीवर्स इस्तेमाल करने थे, आपको पावर बटन्स नहीं मिलते हैं। साथ में यहाँ पर ADAS के फंक्शंस यहाँ पर मिसिंग है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप टॉप वेरिएंट भी खरीद लो तब भी आपको इस गाड़ी के साथ वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है, जो आज की तारीख में काफ़ी बड़ा मिस लगता है। एंड जब आप लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी चला रहे हो तो आपके फ़ोन को ओवरचार्ज करना ना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि वो सारा टाइम गर्म होता रहता है। और किया कारेंस क्लाविस में जो नया बॉस मोड ऐड हुआ है वो भी इस वेरिएंट में मिसिंग है। वो आपको सिर्फ टॉप टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही मिल सकता है। तो यहाँ पर बैठे हुए जो बॉसेस हैं
वो इस सीट को आगे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड यूजुअली इट मेक्स सेंस बिकॉज वो डीजल गाड़ियां ही खरीदते हैं, तो इस वेरिएंट में इसका होना काफ़ी ज़रूरी लग रहा था। एंड प्लास्टिक और मटेरियल क्वालिटी को लेके जनरल कंसेंसस यही था कि इस सेगमेंट में जो किया की और दूसरी गाड़ियां हैं ना, सिरोस भी ले लो, भले ही सेल्टॉस ले लो, ये सस्ती गाड़ियां हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो इससे थोड़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। एंड इवन इसकी बूट में जो प्लास्टिक इंक्लोजर है वो भी अपने आप बाहर आ गया, उसको वापस आपको अंदर डालने पड़ता है, जो थोड़ा इशू लगता है। इसका जो सस्पेंशन है वो आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसकी राइड काफ़ी ज़्यादा सपल है, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा ख़राब बर्बाद किस्म की रोड मिलती है ना, तो वहाँ पर आपको एक्चुअल में स्टिफ सस्पेंशन चाहिए होता है जब आपके पास फुल लोड हो। क्योंकि इस गाड़ी में भी ऐसा है, जब बहुत कम लोग होंगे ना नॉर्मल रोड्स पर, तो इसकी जो राइड है काफ़ी ज़्यादा सपल लगती है। बट जैसे ही आप फुल लोड के साथ गाड़ी को चला रहे हो, ऐसे सस्पेंशन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इनफैक्ट हमारी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी, स्पेशली इवन उन लोगों को जिनके कोर काफ़ी स्ट्रांग है, तो बैक का कोई इशू ही नहीं है। और ये सस्पेंशन की जो सॉफ्टनेस है जब आप फुल लोड के साथ जा रहे हो, ये हाईवे के एक्सपेंशन जॉइंट्स पर और भी ज़्यादा गाड़ी को बम्पी बना देती है। तो जब इतनी बम्पी गाड़ी होगी ना, तो उससे अनसेटल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका ट्रैक्शन वगैरह भी काफ़ी कम हो जाता है जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी हवा में होती है। और ये जो 90 और 100 की आजकल स्पीड्स हैं, ये तो हमारे एक्सप्रेस वेज पर काफ़ी कॉमन हो गई है, तो वहाँ पर आपको एक्चुअल में थोड़ा स्लो डाउन करके निकालने में भलाई है। ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव मोनोकॉक MPV है, जिसका मतलब जब आप पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे होगे ना और आपके पास ढेर सारा लोड होगा, तब आपके जो फ्रंट टायर्स हैं ना, वो ट्रैक्शन लूज़ कर देंगे और आपको ग्रिप की दिक्कत होगी, तो चढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक स्टीप इंक्लाइन पर चढ़ रहे हो। और ऐसी सिचुएशंस में आपके लिए एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहती है, जैसे आपने दूसरी लैडर फ्रेम MPVs में देखा है, जैसे आपकी इनोवा क्रिस्टा हो गई या फिर आपकी बलेरो भी हो जाए। फुल लोड के साथ इसका जो ये डीजल इंजन मैं लेके गया था, ये आपको हाईवे स्पीड्स पर पिकअप करने में काफ़ी आसानी देता है। बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगता है, बट आप स्पीड्स मेंटेन कर लेते हो। अगर आप प्लानिंग करो तो आप ओवरटेक्स भी आराम से कर सकते हो, बट वो तब तक है जब आप इसकी 1500 से 3000 RPM की रेव रेंज के बीच में रहते हो। जब आप इसे अपहिल लेके जाओगे फुल लोड और लगेज के साथ, तब आपकी भलाई इसी में है कि आप इसको सिर्फ फर्स्ट गियर में रख के चलाओ। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए आइडियल चॉइस कारेंस डीजल ही रहेगी। अगर आप टर्बो पेट्रोल ले लेते हो तो वहाँ पर तो आपको कोई इशू ही नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि उसमें आपको ढेर सारा पंच मिलता है, अच्छा खासा टॉर्क मिलता है। 150 हॉर्स पावर एक MPV में जो इतनी लाइट हो, ऑब्वियसली आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। बट अगर आप इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल लेते हो, तो वो एक प्रॉपर कम्यूटर ही है। उसके साथ अगर आप सिंगल लेन कैरेजेस वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको ओवरटेक्स करने में बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगेगी। और अगर आप फुल लोड के साथ चला रहे हो, तो अनप्लान्ड ओवरटेक्स तो वहाँ पर आप मोस्टली भूल ही जाओ, अनलेस आप इस गाड़ी को एकदम रेव रेंज के बीच में चला रहे हो। और मिड ड्राइव पर ना एटलीस्ट 3 बार ऐसा हुआ जब हम इसको ख़राब रास्ते पर चला रहे थे और स्लो स्पीड पर थे, तो इसका AC अपने आप कट ऑफ हो गया। हमने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि हाँ AC बंद हो गया, तो हमने वापस ऑन कर लिया। ये 2 बार हुआ तो ऐसा लगा इत्तेफाक है, बट तीसरी चौथी बार भी हो गया, तो वहाँ पर पता चला। आई डोंट नो ये पर्टिकुलर हमारी गाड़ी में इशू है या फिर और भी गाड़ियों में इशू है। सो विल आई रेकमेंड दिस कार? वेल, स्टार्टिंग में मैंने इसको काफ़ी अच्छे से रेकमेंड किया था, लेकिन असली जो पहचान होती है ना गाड़ी की, वो तो तब होती है जब आप इसे लॉन्ग रोड ट्रिप पर अपनी पूरी फैमिली के लोड और लगेज के साथ लेके जाते हो और आपको रोड्स भी बहुत बुरी मिल जाएं। तो उस सेंस में इस गाड़ी के साथ मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नहीं पता पड़ी, जैसे इसकी जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी रोड्स मिल जाएँ। बट हमारे जो अर्बन बायर्स हैं, मोस्टली उनको 90% ऑफ द टाइम वेल पेव्ड रोड्स और हाईवे रोड्स ही मिलेंगे, तो उनके लिए तो ये गाड़ी एकदम मैच मेड इन हेवन है, क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह सब कुछ ढंग की मिल जाती हैं। बस ये है कि इसके जो टॉप वेरिएंट हैं वो डीजल में आपको नहीं मिलता है, जो कई बायर्स को पुट ऑफ कर सकता है। इनफैक्ट मुझे भी खुद भी सेंस यही लग रहा था कि डीजल के साथ आपको इकोनॉमी थोड़ी बेटर मिल जाती, क्योंकि हमें भी खुद अपनी अराउंड 600 किलोमीटर की जर्नी में 15.8 किलोमीटर पर लीटर की इकोनॉमी मिल गई, जो डिसेंट है। अगर हम टर्बो पेट्रोल चला रहे होते तो वो काफ़ी कम होती। सो दोज वर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द किया कारेंस क्लेविस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैनल बहुत सारी कार वीडियोस, बाइक वीडियोस एंड ऑटो रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहता है। मेरा ही चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।